Hello students, welcome to online classes. Today we are going to discuss the nationalism in India. ठीक है क्लास, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है वो सेकंड। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो क्लास, इधर ध्यान दीजिए। हो क्या रहा है कि 18th और 19th सेंचुरी में जब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने वहाँ का क्या देखा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वो जनरली क्या कर रही थी, एक नेशन स्टेट बना रही थी। हर किसी को अपना खुद का नेशन चाहिए। नेशन इन द सेंस क्या, मतलब नेशन स्टेट चाहिए। नेशन इन द सेंस क्या, दो शब्द है देखो, एक चीज होती है नेशन और दूसरी होती है स्टेट। ठीक है, देखो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एक फिजिकल टेरिटरी यानी फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी, ठीक है, ये तो आपकी होगी टेरिटरी। जैसे इंडिया है, इंडिया की फिजिकल बाउंड्रीज आपको पता है कि इंडिया के दोनों साइड में ओशंस है, ऊपर हिमालयस है, उसके जो बीच का पार्ट है वो सारा का सारा क्या है? हमारा इंडिया है। लेकिन जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन क्या है? नेशन पूरा का पूरा कंसेप्ट किससे रिलेटेड करता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से। ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कह लो इसको, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बोलो या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में जनरली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंडियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन के लोगों को इंडियंस कहा जाएगा। इंडियंस क्यों कहा जाएगा? कि वो दो चीज़ें कर रहे हैं। पहली चीज़ कि वो एक ही स्टेट में रह रहे हैं, यानी कहने का मतलब एक ही फिजिकल बाउंड्री में रह रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों की आइडेंटिटी क्या है? लगभग बराबर ही है। हो सकता है कि लैंग्वेज वगैरह या फिर कल्चर वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सारे के सारे क्या हैं? इंडियंस हैं। ठीक है, हम सारे भारतीय कहलाएंगे और इस देश के लिए जितना भी कुछ हो सकता है हम पूरा सहयोग करते हैं और इसी के सपोर्ट में हम रहेंगे। ठीक है क्लास, तो ये चीज़ है। अब नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये हमें टॉपिक जनरली पढ़ना है। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर हमने पढ़ा, तो ये भी देखा था कि कई सारे नेशन स्टेट्स उभर कर आए हैं। वो नेशन स्टेट्स किसके लिए थे? उनको एक फिजिकल बाउंड्री चाहिए, उसके अलावा उस बाउंड्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सेम आइडेंटिटी के होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में क्या होना चाहिए? जर्मन्स लोग होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पोलैंड में पोलिश लोग होने चाहिए। ब्रिटेन में जनरली ब्रिटेन वाले लोग होने चाहिए। और जो लोग नहीं, मतलब एक डोमिनेंट कल्चर था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या डिस्कस करा था? ब्रिटेन के बारे में डिस्कस करा था। ब्रिटेन में जनरली क्या होता है? स्विट्जरलैंड जैसी स्कॉटलैंड जैसी चीज़ों को जनरली उनका कल्चर क्या था? दबा दिया गया था। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। अब जो हमें डिस्कस करना है, जो हमारा आपका जो चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिया है, जो भारत है, जो हमारा खुद का देश है, उसमें नेशनलिज्म कैसे उभर के आता है, यानी जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कैसे उभर के आती है, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। देखो क्लास, जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो ये जो एक तरह से राष्ट्रवाद कह लो या एक फीलिंग कह लो, ये जनरली किसके खिलाफ आती है? ये जनरली आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश, या फिर ब्रिटिश बोलो या शुरुआत की बात करते हैं, चलो कि शुरुआत में क्या था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये सिर्फ एक कंपनी थी जो ट्रेड के लिए आई थी, जो ट्रेड काम करती है। लेकिन ओवर द टाइम ये क्या बनी? पॉलिटिकल एंटिटी बनी। यानी कहने का मतलब है ये इंडिया वाले पार्ट पर क्या करने लग गई? रूल करने लग गई। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या बनी? ये बनी आपकी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको इतना तो पता होगा, अगर कोई बाहर की एंटिटी आपके आगे रूल कर रही है, मतलब आपके लैंड में आके रूल कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपके वेलफेयर के बारे में तो वो सोचेगी नहीं। ठीक है ना, वो सिर्फ वो बेनिफिट करेगी जो उसको या फिर उसकी पेरेंट कंपनी को बेनिफिट होगा। यानी जैसे ब्रिटेन को कुछ फायदा होगा तो आपका वेलफेयर तो करने से रहेगा। ठीक है जी, इसी चीज़ का क्या हुआ कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स है या फिर कोई भी ले लो, वो सारे के सारे किस में शामिल होते हैं? वो सारे के सारे शामिल होते हैं किसमें? डिफरेंट सेक्शंस की बात करें तो हम जनरली जो हमारा टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे क्या? नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, थोड़ा सा रेड मार्कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए।
देखो क्लास, कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो उसका सबटाइटल होता है या चैप्टर का नेम होता है उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ये देखा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने क्या था कि किस तरह से यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेशन स्टेट से इमर्ज होती है। इसी तरह से ये जो चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, हमें ये जनरली देखना है कि इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उजागर होती है, कैसे लोग ये डिफाइन करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, ये डिफाइन करवाते हैं कि हम लोग क्या है, इंडियंस है, कि हम सारे के सारे एक है। देखो सारा जो फंडा है वो किसके हिसाब से घूमता है, आइडेंटिटी के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आप क्लास 10th में हो, उसी हिसाब से क्लास 9 के बच्चे होंगे, 8th के बच्चे भी होंगे, ठीक है। हर एक क्लासेस के अपने अपने बच्चे होंगे। लेकिन जब बात किसी एनुअल फंक्शन की होगी या फिर स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी की होगी या स्कूल में किसी भी तरह का फंक्शन होगा, आप पूरी स्कूल की एज ए टीम ही काउंट होगे, आप अलग अलग क्लासेस के बच्चे काउंट नहीं होंगे। तो सेम चीज़ हमें क्या देखनी है, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो जनरली हम आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, उस पहचान को डिफाइन करते हैं। हम लोग हो, मैं हूँ, आप लोग हैं, हम सारे के सारे इंडियंस हैं। वो बात अलग है कि हम किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कोई हरियाणा से हो, कोई राजस्थान से हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी पहली और आखिरी पहचान क्या ही कहलाएगी, इंडियन ही कहलाएगी। और इस चैप्टर में हमें यही चीज़ें डिफाइन करनी है कि किस तरह से जो इंडियन लोग हैं उन्होंने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अपने आपस में बनाई है, ठीक है क्लास। ये चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है। देखो अब जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो सारे के सारे इंडियंस जो लोग हैं, मतलब जो कॉमन मासिस और पीपल है, ऊपर से लेकर नीचे तक है, मतलब अमीर गरीब, फार्मर्स हो, पीजेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, टीचर्स हो, स्कूल के प्रोफेशनल, लॉयर्स वगैरह, जो सारे के सारे लोग हैं वो सारे के सारे किसके खिलाफ एंटी हैं? ये सारे लोग एंटी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो इंडिया में है। क्यों भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है, ऐसे क्या काम कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? भाई एक चीज़ मेरे को बताओ, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ की है नहीं, पहले तो देसी नहीं है, विदेशी है, ठीक है। उसके अलावा ये आई थी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जो व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करी, सारी टेरिटरी को कंट्रोल करना चालू कर दिया, ठीक है ना, कंट्रोल टेरिटरी। उसके अलावा देखो ब्रिटेन के लोग हैं वो इंडिया को जानते नहीं हैं कि किस तरह का यहाँ कल्चर होगा, किस तरह की लैंग्वेजेस होगी। तो जाहिर सी बात है कोई भी लॉज बनेगा, कोई भी पॉलिसीज बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या है, एक तरह से कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट किसको होगा, बेनिफिट नहीं होगा किसको, इंडियंस को नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जनरली इस चीज़ ने क्या कर दिया, हेट क्रिएट करी अमंग इंडियंस फॉर ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है क्लास। यह एक छोटा सा चैप्टर का इंट्रो है कि जनरली जो इंडियंस हैं वो इंडियंस में क्यों हुए, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे पनपा। उसका एक सिंपल सा रीज़न क्या है कि ये लोग सारे के सारे जो इंडियंस थे, हम किसके खिलाफ थे, एक फॉरेन एंटिटी, एक फॉरेन पावर के खिलाफ थे, जिसका नाम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंडिया में रूल करती थी। अब देखते हैं चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। देखो जरा, आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जनरली 1920 से, ठीक है, 1920 से स्टार्ट होता है, उससे पहले की कहानी कुछ है नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले भी आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको जनरली हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या कि दो पावर्स इसमें थी। कौन कौन सी दो पावर्स थी? पहली पावर थी आपकी सेंट्रल पावर, ठीक है। उसके अलावा दूसरी पावर का नाम क्या है, दूसरी पावर है आपकी अलाइड पावर, ठीक है जी क्लास। अब देखो, जब हम सेंट्रल पावर की बात करते हैं तो इसमें 3 कंट्री शामिल थी उस टाइम पे। सबसे पहले है जर्मनी, उसके अलावा है ओटोमन एम्पायर, और थर्ड आती है आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी नाम की कंट्री, ठीक है जी। जब हम अलाइड पावर की बात करते हैं तो इसमें क्या आती है आपकी, सबसे पहली पावर आती है ब्रिटेन की, दूसरी पावर आती है आपकी रशिया की, ठीक है। थर्ड पावर जो आपकी आती है वो आती है यूएस की, और आपके पास आखिरी पावर है फ्रांस की, ठीक है। तो जनरली हमें देखने को क्या मिलता है, एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देखने को मिलती है जिसमें कंट्रीज ये पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इसमें जनरली जो अलाइड पावर्स है ये क्या होती है, ये सारी की सारी जो पावर्स है ये होती है जीत, ये विन, ठीक है ना। ये सेंट्रल पावर्स होती है लॉस्ट, ठीक है।
ये सारे हार जाते हैं। तो इसके कारण एक ट्रीटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, ये ट्रीटी होती है। ठीक है जी, ये आपके नहीं है चैप्टर में, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में इम्पैक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। देखो भाई, जब कभी भी वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है, आपको पता होगा कि जंग करना कहना बहुत आसान है, लेकिन करने में पूरे नेशंस की क्या नाम है, पूरे रिसोर्सेज लग जाते हैं। वॉर के लिए दो चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है रिसोर्सेज, रिसोर्स में सबसे बड़ा आता है आपका पैसा, ठीक है ना, मनी वगैरह इसमें शामिल होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसमें शामिल होती है वो शामिल क्या है, सोल्जर्स, क्योंकि मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने थोड़ा सा टाइमिंग पे गौर करा होगा, ये टाइम पीरियड कब का है, ये टाइम पीरियड है आपका 1914 का और 1918 के बीच का, ठीक है। अगर इसी टाइम पीरियड में हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिया है वो जनरली क्या है, कॉलोनी, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है जी। अब ये इसी कॉलोनी है तो जाहिर सी बात है इसके सोल्जर्स भी होंगे, तो हुआ क्या, अब ये इसी कॉलोनी है तो इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ, इंडिया में भी देखने को मिलता है। किस तरह का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जरा देखो। पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, भाई जंग हो रही है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो जनरली क्या हो गए, वॉर लोन्स बढ़ जाएंगे। भाई कहने का मतलब है कि इसके मतलब जंग शुरुआत तो होती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि जंग कोई हुई और ख़त्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो चल रही है अपने रशिया और एक है उसकी क्या नाम है, रशिया और यूक्रेन, ठीक है ना, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। आजकल न्यूज़ में आनी भी बंद होगी क्योंकि जो वॉर है उसको लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। जंग का स्टार्ट करना बहुत आसान है, किसी भी वॉर को आप स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका एंड जब तक डिसाइड नहीं हो सकता, जब तक कोई बड़ी पावर छोटी वाली पावर को ख़त्म ना कर दे। अगर रशिया यूक्रेन का वॉर है, अगर यूक्रेन अकेला होता तो ये वॉर कब तक खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के पीछे यूएस वगैरह और बड़ी बड़ी जो क्या नाम है नेशंस है वो पीछे है, इसलिए वॉर अभी तक चल रही है। तो वॉर को स्टार्ट करना फिर भी बहुत आसान है, लेकिन एंड जनरली होता नहीं है जल्दी से, ठीक है ना।